हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा सोशल साइंस में समाज विज्ञान का जो पॉलिटिकल साइंस का लेसन एक्सप्लेन कल भेजा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। इसके आंसर क्वेश्चन के पीडीएफ आज भेज रहा हूँ मैं। चैप्टर नंबर आपका जो 12, चैप्टर नंबर जो 12 जो है आपका लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं, इसका आंसर क्वेश्चन का पीडीएफ जो मैं आपको भेज रहा हूँ, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। निम्नलिखित शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपके पास जो है आंसर का ऑप्शन भी है लोकतांत्रिक सम्मान, गलती, शासन व्यवस्था, जवाबदेही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि खालिस्तान शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक खालिस्तान वाला स्वरूप है। लोकतंत्र नागरिकों का खालिस्तान बढ़ाता है, इसमें खालिस्तान सुधारने की संभावना रहती है। इस वजह से लोकतंत्र को सबसे अच्छी खालिस्तान माना जाता है। तो ये जो ऑप्शन जो आपको दिया गया उन ऑप्शन से जो है ये खालिस्तान जो है उनको भरना है आपको, ठीक है। फिर देखिए आप सही विकल्प चुनिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लोकतंत्र किसका शासन है? राजा का, जनता का, सैनिक का, मंत्रिमंडल का। तो राइट ऑप्शन आपको चुनना है, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में राइट ऑप्शन कौन सा है वो। ब नंबर है लीबिया में निर्णय लेने की अंतिम शक्ति किसके पास थी? जनता के पास, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि के पास, सैनिक संगठन के पास या विधायकों के पास। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? अधिनायक तंत्र, राजतंत्र, निरंकुश तंत्र या लोकतंत्र, ठीक। फिर आगे है आंसर किस क्वेश्चन। प्रश्न उत्तर देखेंगे आप लोग। देखिए प्रश्न उत्तर यहाँ पे अधिनायक तंत्र किसे कहते हैं? उत्तर है बेटा आपका अधिनायक तंत्र का अर्थ है परिभाषा। साधारणतः अधिनायक तंत्र का अर्थ उस शासन प्रणाली से जिसमें शासन की समस्त सत्ता एक व्यक्ति के हाथों में निहित होती है। यह सर्वोच्च व्यक्ति किसी की भी प्रति उत्तरदायी नहीं होती। अधिनायक तंत्र की इसी विशेषता पर बल देते हुए फोर्ड ने अधिनायक तंत्र की परिभाषा इस प्रकार की है कि राज्याध्यक्ष द्वारा गैर कानूनी शक्ति प्राप्त है कि एक मिनट सॉरी हाँ राज्याध्यक्ष द्वारा गैर कानूनी शक्ति प्राप्त करना अधिनायक तंत्र है। एल्फ्रेड कार्वर ने अधिनायक तंत्र की अधिक स्पष्ट परिभाषा देते हुए कहा कि अधिनायक तंत्र एक व्यक्ति का शासन है जो अपना पद उत्तराधिकारी में प्राप्त न करके शक्ति अथवा स्वीकृति से और साधारणतः दोनों के मिश्रण से प्राप्त करता है। अब देखिए दोनों द्वारा दी गई परिभाषा से एवज में अधिनायक तंत्र की जो निष्कर्ष निकाले गए हैं वो निष्कर्ष ये है अधिनायक तंत्र एक व्यक्ति का शासन है। अधिनायक तंत्र अपना पद उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त नहीं करता, वह अपना पद शक्ति और जनसंपत्ति अथवा दोनों के मिश्रण से प्राप्त करता है। अधिनायक की शक्ति निरंकुश होती है, कोई निश्चित कानून नहीं होता है। अधिनायक का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। अधिनायक या तानाशाह किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। ये निष्कर्ष है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे बेटा। लोकतंत्र का लीबिया और म्यांमार में सैनिक संगठन किसके प्रति उत्तरदायी थी? तो लीबिया में सैन्य शक्ति कर्नल गद्दाफी के प्रति उत्तरदायी थी और म्यांमार का सैनिक संगठन जनरल नेबिल के प्रति उत्तरदायी थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है लोकतंत्र का प्रमुख शत्रु कौन है? तो देखिए आप पॉइंट आउट करके दिया हुआ है। पहला नंबर है सामाजिक तथा आर्थिक असमानता। किसी भी देश में लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा यही है जब किसी देश में नागरिकों को समान न समझा जाए, जाति, धर्म, वंश आदि के आधार पर भेद हो तथा अमीरी गरीबी का अंतर अधिक हो तो स्वस्थ लोकतंत्र संभव नहीं है। दूसरा है निरक्षरता। जब देश में बड़ी संख्या में लोग अनपढ़ हो, उन्हें अपने अधिकारों व कर्तव्यों के बारे में पूरा ज्ञान न हो तो यह लोकतंत्र में शत्रु है। अनपढ़ व्यक्ति देश की समस्याओं को समझ नहीं पाता, इसका दृष्टिकोण संकीर्ण होता है। वह जातिवाद, भाषावाद व संप्रदायवाद के फेर में पड़कर लोकतंत्र को सफल होने नहीं देता। तीसरा है जातिवाद तथा संप्रदायवाद। मतदाता यदि इन दोनों शब्दों से प्रभावित कर मतदान करता है तो स्वस्थ लोकतंत्र बनना व स्थिर रहना कभी संभव नहीं है। दलों के निर्माण में भी जाति व संप्रदायवाद हावी रहता है, इससे आपसी झगड़े होते हैं जो लोकतंत्र की बड़ी समस्या बनती है। चौथा है असामाजिक तत्वों की भूमि। चुनाव के दौरान मतदाता पर किसी व्यक्ति के पक्ष में मतदान करने के लिए दबाव डाला जाता है, मत खरीदे बेचे जाते हैं और मत केंद्र पर कब्जा कर लिया जाता है, ठीक है। अतः उपरोक्त बिंदु से स्पष्ट हो जाता है कि ये सभी बातें लोकतंत्र की शत्रु है। क्वेश्चन नंबर 4 है लोकतंत्र में जन भागीदारी को समझाइए। तो लोकतंत्र में जन भागीदारी के लोकतंत्र में शासन के संचालन में जनता की भागीदारी होती है। कानून बनाने और उनको लागू करने में भी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी होती है।
सरकार को जनता से समस्याओं एवं आवश्यकताओं की जानकारी मिल सकती है। योजनाओं की क्रियान्वयन, निरीक्षण, परीक्षण, सुझाव, शिकायत करनी चाहिए। लोकतंत्र की मजबूती के लिए नीति निर्माण एवं पूर्व जनता में विभिन्न माध्यमों से व्यापक चर्चा होती है। लोग किसी भी कानून या नीति के विषय में खबरों में लेख लिखकर, टेलीविज़न एवं इंटरनेट पर होने वाली बहस में भाग लेकर, ज्ञापन देकर, सेमिनारों, कार्यशालाओं, सम्मेलनों और अन्य कई माध्यमों से अपने विचार रखते हैं। ऐसी ही चर्चाओं को संचालित करने के लिए समितियां और समूह बनाए जाते हैं। जनता की उदासीनता लोकतंत्र की सबसे बड़ी शत्रु है। क्वेश्चन नंबर 5वां बेटा, लोकतंत्र के माध्यम से चुनी हुई सरकार मनमानी क्यों नहीं कर सकती? तो लोकतंत्र में सरकार लोगों की इच्छा अनुसार चलाई जाती है। सरकार को जब चाहे जनता चुनाव के द्वारा बदल सकती है, इसलिए शासन करने वाले जनता के अधीन रहते हैं। जनता का सरकार को समर्थन मिलता रहता है, जिससे कि सरकार में स्थायीपन आ जाता है। अतः चुनाव वह सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा जनता सरकार को अपने साथ मनमाना करने का अवसर नहीं देती है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लोकतंत्र में कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तो देखिए यहाँ से 1 से 15 नंबर तक आपकी विशेषताएं हैं। पहले लोक प्रभुता पर आधारित संविधान, लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, समाजवादी, कठोरता और लचीलेपन का समन्वय, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, एकात्मकता की ओर झुका हुआ संघात्मक शासन, मौलिक अधिकार या मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, स्वतंत्र न्याय पालिका और अन्य स्वतंत्र अभिकरण, संसदीय प्रभुता तथा न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, अल्पसंख्यक तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण की विशेष व्यवस्था, एक हरी नागरिकता, संकटकालीन प्रावधान, विश्व शांति का समर्थन। तो इस प्रकार से 1 से 15 तक आपका पॉइंट है लोकतंत्र की विशेषता की। ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर जो 7, लोकतंत्र में दोष अधिक है या गुण सूचीबद्ध कीजिए। ये आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। ठीक है। लोकतंत्र में गुण अधिक है, नीचे दी गई सूची से यह स्पष्ट होता है। पहला है समानता के सिद्धांत पर आधारित, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में राजनीति तथा आर्थिक क्षेत्र में समानता प्रदान करने का प्रयत्न किया जाता है, धर्म, जाति, भाषा, संपत्ति अथवा रंग आदि के आधार पर। ठीक है। वास्तविक लोकतंत्र में यह प्रयत्न किया जाता है कि देश के प्रत्येक नागरिक के लिए भोजन, वस्त्र तथा रोजगार की व्यवस्था हो। फिर दूसरा है आपको जनता को राजनीतिक शिक्षा मिलती है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली सार्वजनिक शिक्षा के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर किया गया एक परीक्षण है। इस व्यवस्था में नागरिकों को शासन में भाग लेने की दिलचस्पी पैदा होती है। समय समय पर चुनाव होते हैं। इन चुनावी आंदोलनों में राजनीतिक दल अपने अपने दल के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करते हैं। ठीक है। बाकी आप लोग लिख लेंगे। फिर उसके बाद क्रांति में सुरक्षा, लिटिल चांस ऑफ रिवोल्यूशंस। प्रजातंत्र शासन में क्रांति की संभावना बहुत कम हो जाती है। शासन को चलाने वाले जनता द्वारा चुने जाते हैं और वे जनता की इच्छानुसार ही कार्य करते हैं। इससे जनता को सरकार से कोई शिकायत नहीं रहती। फिर स्थायी सरकार, स्टेबल गवर्नमेंट। प्रजातंत्र सरकार लोगों की इच्छानुसार चलाई जाती है। सरकार जब चाहे जनता चुनाव के द्वारा बदल सकती है, इसलिए शासन करने वाले जनता के अधीन रहते हैं। जनता का सरकार को समर्थन मिलता रहता है, इससे सरकार में स्थायीपन आ जाती है। 5वां नंबर है बेटा आपका चरित्र निर्माण में सहायक, हेल्पफुल इन द कैरेक्टर बिल्डिंग। जैसा कि जैस्मिन ने कहा है कि यह प्रजातंत्र शासन किसी अन्य शासन की अपेक्षा राष्ट्रीय चरित्र को अधिक ऊंचा उठाता है। इसका अर्थ है कि प्रजातंत्र सरकार में जनता के हाथों में प्रभुसत्ता रखती है। जनता के हाथों में मतदान के अधिकार से उसका मान प्रतिष्ठा बढ़ती है, जिसके कारण प्रत्येक व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व को समझ कर उसे पूरा करने का प्रयत्न करता है। और नंबर 6 है आपका अच्छे नागरिक बनाने में सहायक। तो लोकतंत्र की नींव अच्छी नागरिकता है। प्रजातंत्र की सफलता या असफलता नागरिकों के चरित्र पर निर्भर करती है और आदर्श नागरिकों के निर्माण में प्रजातंत्र सहायता करती है। अच्छी नागरिकता की शिक्षा केवल प्रजातंत्र से ही प्राप्त होती है। ठीक है। फिर 7वां नंबर पॉइंट देखिए जनमत पर आधारित। देखिए तो यहाँ पे बेस्ड ऑन द पब्लिक ओपिनियन। प्रजातंत्र शासन जनता की इच्छा पर आधारित होता है। जनमत इसे बल मिलता है, जनमत से इसे बल मिलता है। लोगों में इसके प्रति घृणा की भावना उत्पन्न नहीं हो सकती। प्रजातंत्र शक्ति या भय पर आधारित नहीं होता। ठीक है। गैटर महोदय ने इस संदर्भ में कहा कि प्रजातंत्र राज्य शक्ति पर नहीं बल्कि सहमति पर खड़ा है। यह व्यक्ति का अस्तित्व राज्य के लिए न मानकर राज्य के अस्तित्व व्यक्ति के लिए मानता है। इसके द्वारा जनता का विकास तथा उसे उन्नत करना, सामाजिक कार्य में उसकी रुचि जगाना। ऐसी सरकार में व्यक्ति सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। यही उसकी महत्ता, उसकी भक्ति तथा दृढ़ विश्वास के कारण है। ठीक है। तो बेटा इस प्रकार से तुम्हारा जो इस लेसन का जो आंसर क्वेश्चन है 7 तक। 8वां नंबर क्वेश्चन आपको नहीं करना है। ठीक है। मैं ऊपर एक बार के लिए जा रहा हूँ मैं
जहाँ मैं स्टार्ट किया था वहीं से। तो ऊपर में यहाँ पे देखेंगे हम लोग 2-3 क्वेश्चन ऊपर में जो दिया हुआ है, इसमें से जो 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये अन्य प्रश्नोत्तर के अंतर्गत दिया गया कि लोकतंत्र को और अधिक बेहतर बनाने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। और चौथा नंबर है क्या सार्वभौमिक मताधिकार देने के लिए कुछ शर्तें होनी चाहिए। ये दोनों क्वेश्चन भी आप अपने कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल, गुड डे। क्वेश्चन को जूम करके ठीक है बेटा, दैट्स ऑल, गुड डे।